हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड आईएएस। तो शुरू करते हैं आज का जो डेली क्विज है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, और प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको खोल के आप गोल्ड आईएएस की हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज रोज़ सॉल्व कर लिया कीजिए, जिसका लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो एक योजना से है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि पीएम किसान। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है कि वर्तमान में केवल 50% राज्य ही पीएम किसान योजना का हिस्सा है। वहीं दूसरा कथन यह है कि लाभार्थी के चयन और पहचान की जिम्मेवारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों की है। और तीसरा कथन यह है कि जो किसान आयकर दाता है वे पीएम किसान के तहत लाभार्थी होने के पात्र नहीं है, मतलब जिनकी इनकम ठीक ठाक है वो इसके लाभार्थी नहीं है। तो उपरोक्त में सही कथन चुनने हैं आपको, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान सा लग रहा है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। फिर देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में केवल 50% राज्यों ही पीएम किसान योजना का हिस्सा है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको याद होगा या फिर ध्यान में होगा तो ये जो योजना लॉन्च हुई थी तो इसमें सभी राज्य इसका हिस्सा बने थे। आप इसके कलर में, यानी कि इसके जो भुगतान प्रतिशत के मुताबिक इसमें कलर दिया हुआ है कि किस में कितना भुगतान हुआ, किस में कितना ज़्यादा भुगतान हुआ, इसके हिसाब से। दूसरा कथन ऐसे सही है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपना पंजीकरण करवाते हैं, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद फिर सत्यापन करना पड़ता है, इसको एफिडेविट करना बोलते हैं। फिर लाभार्थी को मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है, यानी कि पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये कर करके। ठीक है, और ये जो किन को मिलना है, ये जो डेटा है वो लोकल पंचायत से तैयार होकर जाती है, यानी कि अगर आप नगर निगम में हैं तो फिर वो वार्ड का आदमी जो होता है, वार्ड कमिश्नर, वो लेके जाता है आपको, वही सत्यापित करता है, वेरीफाई करता है। उसके बाद राज्य सरकार जो है वो डेटा बनाती है कि इसके लाभार्थी कितने होने चाहिए, कौन कौन से होना चाहिए, और सीधे लाभार्थी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तीसरा कथन सही ऐसे है कि जो किसान आयकर दाता, यानी कि जिनकी इनकम ठीक ठाक है, वो पीएम किसान के तहत लाभार्थी होने के पात्र नहीं है। आप इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से दे सकते थे, क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए लॉन्च करी गई है, या फिर जो निम्न वर्ग के किसान हैं उनके लिए। इस योजना के शुरू होने के समय 33.74 लाख किसानों को बाहर रखा गया। ठीक है, क्योंकि उनकी पहचान आयकर दाताओं के रूप में की गई थी। मतलब 33 लाख ऐसे किसान हैं जो टैक्स पे करते हैं, और तमिलनाडु में ऐसे किसानों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 7 लाख के आसपास है। वहीं असम में 6.25 लाख के आसपास है। पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ऐसे किसान राज्य हैं जहां ऐसे किसानों की संख्या अधिक है, जिन्हें अपात्र समझा जाता है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, भारत और वियतनाम। सही कोड चुनने हैं, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 5 हो जाने की ऑस्ट्रेलिया, जापान और सीधे वियतनाम। भारत और यूएस इसके पार्ट्स मेंबर्स नहीं। इसमें देखते हैं समाचार में क्यों है ये। तो चीन ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के लिए एक प्रमुख व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसमें यह है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि ओपन ट्रेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। यह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से विकसित हुआ है, जो कि संयुक्त राज्य की वापसी के कारण कभी लागू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे भी एक स्कीम से ही है। जैसे कि एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आदिवासियों के लिए एक ट्राइबल हॉस्टल के रूप में है, स्कूल के रूप में है। तो इसमें क्या करना है कि आपको एकलव्य मॉडल हाई आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला है कि वर्ष 2022 तक न्यूनतम 10 ST आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा। आपको मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी JPSC के एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। वर्ष 2020 तक कम से कम जिस ब्लॉक में ST की आबादी 10% से कम है वहीं यह लागू होगा। दूसरा कथन ऐसा है कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समान होंगे। आपको पता होगा नवोदय विद्यालय के बारे में। और स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। दूसरा ये है कि EMRS का संचालन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लागू करा गया है। सही कथन चुनने आपको, केवल 1, 2, केवल 3,
1 और 3, 2 और 3। तो आप इसका उत्तर कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट प्लीज़ किया कीजिए कि जो आपको सही लगता हो, जो गलत लगता हो, या फिर हमारे समझाने के तरीके में कुछ सुधार चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन डी है, यानी कि पहला जो है वो न्यूनतम जो क्राइटेरिया है 10% का वो नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो EMRS की शुरुआत जो है 97-98 में हुई थी कि जो एकदम दूर दराज इलाके हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए करी गई थी, ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसर का लाभ उठा सके और जनरल कैटेगरी या फिर सामान्य वर्ग के समरूप आके खड़े हो सकें, ठीक है। उनका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अभी पीछे चला गया। उस टाइम ये योजना शुरुआत करी गई थी यही देख के। हालांकि आज कुछ स्थिति सुधर रही है, पर फिर भी ऐसी स्थिति वैसी आ नहीं पाई है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में जिस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ पे एक भी ST ऐसा नहीं है ना कि वो लिटरेट में आता हो, ठीक। ST का एक भी ऐसा पॉपुलेशन मेल में नहीं है जो कि लिटरेट है आज के टाइम में भी, ठीक। जहाँ की झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो 66.41 के आसपास है। वहीं मेल का लिटरेसी रेट 76 है, लेकिन फिर भी वहाँ एक भी लिटरेट नहीं है। तो ऐसे जगहों पर लिटरेसी फैलाने के लिए आपको इस योजना की शुरुआत करी गई है। इस तरह के स्कूल शुरू करे जा रहे हैं। EMRS को और गति देने के लिए निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक 50% से अधिक ST आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्ति में से एक EMRS होगा। दूसरा कथन ऐसे सही है कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे। हालांकि नवोदय विद्यालय में भी क्या होता है कि खेल कौशल विकास वगैरह में प्रशिक्षण में बढ़ावा दिया जाता है। वहीं पे तीसरा कथन बिल्कुल सही है, यह ट्राइफेड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के तहत आएगा, मंत्रालय के अधीन आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी सेक्शन से। बोस्पोरस जलडमरूमिद यानी कि बोस्पोरस स्ट्रेट के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? ब्लैक सी एंड मरमरा सागर भूमध्य सागर, काला सागर कैस्पियन सागर, काला सागर और एड्रियाटिक सागर। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काला सागर एंड मरमरा सागर। अब आइए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी ऑफ मरमरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। और ये आपका डार्डेनल्स है, बोस्पोरस है और ये आपका ब्लैक सी है। तो जलडमरूमद यानी कि स्टेट के बारे में आपको पता होगा कि एक संकरा सा आमतौर पर नौगम में जलमार्ग होता है, जो कि 2 बहुत बड़े जल के पिंड को यानी कि बहुत बड़े जो जैसे कि भूमध्य सागर हो गया, ठीक है, ब्लैक सी हो गया, इन दोनों को जोड़ता है। तो बोस्पोरस जलडमरूमद जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लोकसभा के 17 आसन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप हमें भरोसा करिए क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं गोल्टाइड आईएएस की ओर से, जो कि हमारा डेली क्विज में से जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको लाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला कथन इसमें ये है कि लोकसभा का 17 आसन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दूसरा, सत्र के दौरान सदन का 17 आसन नहीं हो सकता है। तीसरा, केवल लोकसभा का ही 17 आसन किया जाता है। सही कथन चुनने आपको याद रखिएगा, विघटन और 17 आसन, ठीक है। तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों गलत है। आप याद रखिएगा कि विघटन जो होता है वो डिसोल्यूशन होता है और 17 आसन जो होता है प्रोरोगेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्ष सभापति, आपका लोकसभा में स्पीकर हो गया और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हो गया। तो इसका सत्र का कार्य पूरा होने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर दिया जाता है। अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र के 17 आसन के लिए एक अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का 17 आसन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आर्टिकल 85 को यानी कि 85 आर्टिकल को आप आसानी से अपने बुक में या फिर यहाँ भी देख सकते हैं कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और रिजोल्यूशन यानी कि विघटन और 17 आसन। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जब चाहे समय समय के अनुसार तो हाउस को 17 आसन कर सकता है, ठीक है, और हाउस को डिसॉल्व भी कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और कुछ नए टॉपिक को कुछ कवर करेंगे। तो आप डेली की ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा समय लगता है, 8-10 मिनट लगते हैं, पर काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। डेली अगर आप ईयरफोन में भी लगा के सुनते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो काफ़ी हद तक डेली क्विज आपके माइंड से बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स क्लियर कर देगा। फिर मिलिए कल UPSC डेली क्विज में गोल्टेड आईएएस की ओर से। तब तक के लिए धन्यवाद।